सुलोचना देवी के 4 बेटे और 4 बहुएं थी। 3 बहुएं लता, गीता, रीता बहुत लालची थी, जबकि सबसे छोटी बहू मीरा बहुत उदार स्वभाव की थी। इसी बात को लेकर सुलोचना देवी के मन में हमेशा चिंता बनी रहती थी। माँ, ये 1 लाख रुपए तिजोरी में रख देना। मैंने गिन लिए हैं, तुम जरा दोबारा गिन लेना। मैं खेत पर जा रहा हूं। अच्छा, रमेश, उमेश और सुरेश मेरी वहीं पर राह देख रहे हैं। एक नया ग्राहक आया हुआ है, हो सकता है इस बार अनाज और अच्छे दामों पर बिक जाए। हाँ बेटा, लाओ, मैं गिन लेती हूं, मैं संभाल कर रख दूंगी। सुलोचना देवी नोट गिनने लगती हैं। तभी तीनों बहुएं वहां आकर खड़ी हो जाती हैं और लालच से नोटों को देखने लगती हैं। हाँ, ये हुए पूरे 1 लाख। गिनती तो ठीक है, अब इन्हें तिजोरी में रख देती हूँ। लाओ माँ जी, तिजोरी की चाबी मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ। आपके घुटनों में दर्द रहता है ना, उठोगे फिर कमरे तक जाओगे। अरे दीदी, आप क्यों परेशान होते हो? आप इतनी देर से रसोई में काम कर रहे थे, आप भी थोड़ी देर बैठ जाओ। माँ जी, चाबी मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ। आप दोनों परेशान मत हो, आप दोनों माँ जी के साथ बैठकर बातें करो। माँ जी, तिजोरी की चाबी मुझे दो, मैं ये पैसे तिजोरी में रख देती हूँ। 3 तो आ ही गई हो, चौथी कहाँ है? उसे भी तो मेरी चिंता होनी चाहिए। माँ जी, आप जानते नहीं हो, हम तीनों को ही आपकी चिंता रहती है। वो मीरा, उसको तो आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं रहती, अभी भी मंदिर ही गई हुई है। हम ही काम कर रहे हैं घर का सुबह से। तभी मीरा आ जाती है, उसके हाथ में कुछ सामान था। क्षमा करना माँ जी, वो मंदिर से आते हुए थोड़े काम निपटा लिए थे। ये आपका चश्मा, आप बोल रही थी ना, इसकी डंडी थोड़ी ढीली है तो ये चश्मे की दुकान से ठीक करवा दिया। ये आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई खत्म हो गई थी, ये भी दवाई की दुकान खुल गई थी तो मैं लेती आई। और ये देखिए माँ जी, मंदिर के बाहर एक दातुन बेचने वाली बैठी थी, नीम का दातुन था, मैंने सोचा आपका दातुन खत्म हो गया तो ये लेती आई। सुलोचना देवी पहले अपनी सबसे छोटी बहू मीरा की ओर देखती हैं, फिर उन तीनों की ओर जो कुछ देर पहले मीरा की बुराई कर रही थी। जीती रहो बहू, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। एक काम करो, ये लो तिजोरी की चाबी, ये पैसे तिजोरी में रखकर ताला लगा दो और चाबी मुझे दे दो। जी माँ जी। तीनों बहुएं मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चली गई। मीरा ने तिजोरी में पैसे रखे और ताला लगाकर चाबी सुलोचना के हाथ में दे दी। मेरे सभी बेटे बहुत मेहनत करके पैसे जोड़ रहे हैं, घर गृहस्थी को चला रहे हैं, पर मेरी तीनों बहुओं का लालच इस घर के लिए बहुत गलत साबित हो सकता है। मैं ऐसा क्या करूं जो इन्हें सबक मिले और ये सही रास्ते पर आ जाए। मुझे जल्दी ही कुछ सोचना होगा। काफी सोच विचार के बाद सुलोचना के दिमाग में एक योजना आ ही जाती है। देखो लता, ये तिजोरी की चाबी मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ। इस बारे में तुम गीता, रीता और मीरा किसी को भी नहीं बताओगी। किसी को भी ये पता न चले कि तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास है। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी कि आप मुझे तिजोरी की चाबी देकर गए हो। आप बेफिक्र होकर मामा जी के घर जाओ। ऐसे ही एक एक करके सुलोचना अपनी चारों बहुओं के पास जाती है। सुलोचना ने 4 चाबियां बनवाई और अपनी चारों बहुओं को दे दी। लता, गीता और रीता चाबी पाकर बहुत खुश थी, वो मन ही मन उछल रही थी। उनके मन में यही चल रहा था कि तिजोरी की चाबी सिर्फ उन्हीं के पास है, इसलिए वो तीनों एक दूसरे से ये बात छुपाती हैं। पर सुलोचना तो चारों को अलग अलग चाबी देकर गई थी, इस बात से वो अनजान थी। 2 दिन बाद सुलोचना वापस आ जाती है। माँ जी, आप बहुत जल्दी वापस आ गए, आप तो कुछ दिन रुक कर आने वाले थे ना? बस यही समझ लो कि मुझे तुम लोगों की याद आ गई, इसलिए मैं वापस आ गई। अच्छा, मैं जरा बचे हुए पैसे तिजोरी में रख दूं। लता, गीता, रीता, मैं तुम लोगों को तिजोरी की चाबी देकर गई थी, जरा देना तो। माँ जी, आप हम तीनों को चाबी देकर गए थे, पर आपने तो कहा था कि आप चाबी सिर्फ मुझे देकर जा रहे हो। मैंने तुम तीनों से झूठ कहा था, मैं तुम तीनों को एक एक चाबी देकर गई थी ताकि मेरे पीछे तिजोरी वैसी की वैसी है या नहीं, इस बारे में मुझे पता चल सके। अब लाओ, तीनों मुझे चाबी दो। तीनों बहुएं बहुत डरी हुई थी, वो डर कर चाबी अपनी सास के हाथ में दे देती हैं, पर जैसा सुलोचना ने सोचा था वैसा ही हुआ। तिजोरी पूरी खाली थी। मैं जानती थी तुम तीनों बहुत लालची हो, मेरे पीछे तुमने पूरी तिजोरी खाली कर दी। नहीं माँ जी, मैंने तिजोरी में से कुछ नहीं लिया, ये सब गीता और रीता का काम है। नहीं नहीं, मैंने तो तिजोरी को हाथ तक नहीं लगाया, भाभी मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रही हो?
मैंने भी कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर भी चोरी का इल्जाम मत लगवाओ, ये सब आप दोनों का काम है। तो इसका मतलब चौथी चाबी तो मैं मीरा को देकर गई थी ना? क्या मैं सही कह रही हूँ? असली चोर मीरा ही है। बताओ, लता बहू, गीता बहू, रीता बहू। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम तीनों ने तिजोरी को हाथ भी नहीं लगाया, असली चोर मीरा ही है। तभी मीरा और सुलोचना के चारों बेटे वहां आ जाते हैं। बस करो, शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को, निर्दोष मीरा पर इल्जाम लगा रही हो। सच तो ये है कि चौथी चाबी मीरा को मैंने दी थी, पर मेरे जाने से पहले मीरा मेरे पास आई। अरे मीरा बहू, आओ ना। माँ जी, मैं ये चाबी नहीं रख सकती, आप ये चाबी अपने पास ही रख लो, मुझे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। या फिर आप ये चाबी लता भाभी, गीता भाभी या फिर रीता भाभी को दे दो। मुझे ये चाबियां रखते हुए बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मैं इस जिम्मेदारी को निभा भी पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं ये चाबी ना रखूं। माँ जी, आप मुझे गलत मत समझना, मैं ये चाबी नहीं रख सकती। बस उसी दिन मुझे यकीन हो गया कि मेरी मीरा बहू सबसे ज्यादा उदार और ईमानदार है। अरे ये सब तुम्हारा ही है, मैंने अपने साथ कुछ नहीं ले जाना। मैंने पहले ही अपनी जायदाद में से 4 हिस्से कर दिए हैं, पर मैं नहीं चाहती कि तुम सब अलग रहो। तुम सब मिलकर रहोगे तो मुझे खुशी होगी। तुम्हारे बाबूजी भी यही चाहते थे। मीरा तुम सबसे कितना प्यार करती है, और तुम तीनों लालच में इतनी अंधी हो गई कि तुमने मीरा पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अब भी कुछ कहना है? माँ, मुझे तो लगता है हम सबको अलग हो जाना चाहिए, तभी इन्हें अक्ल आएगी। नहीं नहीं माँ जी, हमें अलग नहीं होना, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम कभी लालच नहीं करेंगे। मीरा, हमें माफ कर दो, मैं अभी सारे जेवर और रुपए लेकर आती हूँ जो मैंने तिजोरी से निकाले थे। हाँ, मैं भी लेकर आती हूँ, मैं भी ला रही हूँ। तीनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन से वो लालच करना छोड़ देती हैं। यही सुलोचना चाहती थी कि उसकी बहुओं के मन से लालच निकल जाए और वो सब एक साथ मिलजुल कर रहे। मम्मी, ये कुकर तो बहुत बढ़िया है, इसमें पुलाव कितना खिला खिला बनाया है महिमा भाभी ने। माँ, मुझे भी ऐसा ही कुकर लेना है, इस दिवाली आप मुझे उपहार में ऐसा ही कुकर देना। हाँ हाँ, ले लेना, तो महिमा के साथ आज शाम को ही जाकर ऐसा कुकर ले आना। माँ, एक काम करो, भाभी का कुकर तो 5 लीटर का है ना, आप मेरे लिए 8 लीटर वाला मंगा देना। सपना बेटा, तुम्हारे दहेज में हमने 3 लीटर, 5 लीटर और 8 लीटर के कुकर दिए तो थे, अभी तो वो नए होंगे। अरे तो क्या हो गया, और एक खरीद भी देंगे तो, हमारी इकलौती बेटी है। सपना का स्वभाव लालची था, अपने पास चीज होते हुए भी मन ना भरने वाली बात, इसीलिए वो जब देखो मायके आकर कोई ना कोई डिमांड कर ही देती थी। पर महिमा का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था, वो बात को संभालना जानती थी। रहने दो माँ, कोई जरूरत नहीं है, पापा तो सोचते हैं मैं लालची हूँ, पर मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है। मैं तो अपना घर समझकर चीजें मांग लेती हूँ, वरना मेरे ससुराल में भी कोई कमी नहीं है। सपना दीदी, मुझे मम्मी ने 2 कुकर दिए थे, 8 लीटर वाला मैंने यूज नहीं किया, वो आप ले लो। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है भाभी, अगर आप इतना कह रही हो तो मैं वही कुकर ले जाती हूँ। इस तरह कई बार सपना कुछ न कुछ मांगती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, क्या मैं नानी बनने वाली हूँ, तू सच कह रही है? हाँ माँ, कल ही डॉक्टर को दिखाया था, मैं प्रेग्नेंट हूँ। चल अच्छा, तेरी सास तो बहुत खुश होगी। हाँ माँ, वो तो मेरी गोद भराई का फंक्शन भी कह रही है बहुत धूमधाम से करेंगी। माँ, अभी से तैयारी शुरू कर दो, फिर गोद भराई के फंक्शन में क्या क्या दोगी तुम मुझे, देख लो यहाँ सारी बिरादरी है। अरे तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा और विकास के साथ बैठकर सारी लिस्ट बना लूंगी। सपना की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर घर में सब बहुत खुश थे, पर सपना का लालच यहाँ भी रुकने वाला नहीं था। एक दिन जब वो अपने मायके गई, क्या हुआ सपना, तू परेशान क्यों है? तू तो आज डॉक्टर के पास जा रही थी ना? जाना तो था मम्मी, पर गाड़ी में तो टाइम लगता है, और वैसे भी डॉक्टर का क्लिनिक गलियों में जाकर है तो गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। बाइक ले जाने लगे तो बाइक खराब हो गई। मुकेश की बाइक बहुत पुरानी हो गई है और हाथ में इतने पैसे नहीं है कि मुकेश नई बाइक ले सके, और आपको पता ही है वैसे भी अभी बच्चा होगा तो बहुत खर्चे होंगे। रिक्शे पर जाने से सासू माँ ने मना कर दिया कि गड्ढों में मुझे ठोकर लगेगी, इसीलिए आज की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। अब मैं पापा से तो कह नहीं सकती कि इनके लिए नई बाइक ले लो, पर तुम्हें तो कह सकती हूँ, तुम एक बार पापा से बात करके देखो ना, अगर वो मुकेश को एक नई बाइक खरीद कर दे दें। अरे कैसे नहीं खरीद कर देंगे,
अब अपनी बेटी को परेशानी की हालत में थोड़ी देख सकते हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा को बोल दूंगी। सपना अपनी गोद भराई के फंक्शन को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो रही थी। वो बार बार कोई ना कोई डिमांड करने के लिए अपनी माँ को फोन मिला देती थी। माँ, फंक्शन में तुम सब टाइम पर पहुंच जाना। पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो तो, ऐसे ही आज मैं जब सासू माँ के साथ बैठी थी, मुझे तो लगता है सासू माँ कहीं ना कहीं मुझे ही सुना रही थी कि उन्होंने ननद जी की गोद भराई फंक्शन में सोने का सेट चढ़ाया था। एक काम करो ना, विकास भैया के साथ जाकर किसी सुनार की दुकान से अच्छा सा सोने का सेट अगर मिल जाए तो। विकास आ जाए शाम को दुकान से, फिर उससे बात करती हूँ। सपना ने अपनी गोद भराई के फंक्शन में सोने का सेट, बाइक और ना जाने क्या क्या डिमांड रख दी थी। बेटी थी तो मना करते भी नहीं बनता था। पर एक सुबह जब विकास सोकर उठा। जी शर्मा अंकल, नमस्ते। क्या हुआ विकास बेटा, तुम परेशान क्यों हो गए? पापा, शर्मा अंकल का फोन आया है, हमारी दुकान का शटर खुला हुआ है, हमारी दुकान में चोरी हुई है। सब लोग दुकान पर पहुंचते हैं। गले में से रुपए गायब है पापा। बाकी किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया गया है। ये काम जरूर किसी दुकान के नौकर का ही है, जो इस बारे में जानता था कि गले में रुपए रखे हुए हैं। दुकान पर आज सारे नौकर आए हैं, पर चंदू गायब है। कल रात को ही उसने फोन किया था कि वो अपने गांव जा रहा है। इसका मतलब उसने रात को चोरी की और सुबह यहाँ से भाग गया। पापा, अगर आप कहो तो पुलिस को एक बार खबर कर देते हैं। नहीं बेटा, पुलिस को खबर मत कर, इस बात को यहीं दबा दे। वैसे भी सपना की डिलीवरी का पूरा टाइम चल रहा है, उनके घर में फंक्शन है, और अगर हमारे घर में इस तरह से चोरी के बारे में उन्हें पता चलेगा तो उनके रंग में भंग डल जाएगा। अच्छा नहीं लगता। अब जो नुकसान होना था हो गया, आगे से ध्यान रखना। अब क्या करेंगे? तुमने जो बाइक और बाकी सामान बोला था, हमने सोचा था उन्हीं रुपयों से सब कुछ हो जाना था, पर अब हाथ पैर कहाँ मारे, किसके आगे जाकर रोएं? तुम सपना को कुछ बताने के लिए भी मना कर रही हो। पापा, घर चलते हैं, फिर बात करते हैं। सब लोग घर पहुंचते हैं। महिमा सारी परेशानी देख रही थी। वो अपने सास ससुर के पास गई और एक बॉक्स उनके हाथ में देने लगी। महिमा बेटी, ये क्या है? पापा जी, ये मेरी शादी के जेवर हैं। अभी आप इन्हें बेचकर सपना दीदी की गोद भराई के लिए सामान ला सकते हो, और वैसे भी मैं इतने भारी जेवर नहीं पहनती हूँ। अगर कुछ चाहिए होगा मुझे तो मैं बाद में ले लूंगी। अभी हमें ननद जी की गोद भराई फंक्शन के लिए जरूरत है, प्लीज आप मना मत कीजिएगा। महिमा की बात सुनकर उसके सास ससुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि दरवाजे पर उनका दामाद यानी सपना का पति ये सब बातें सुन चुका है। वो वहीं से वापस लौट जाता है और जाकर सपना को सारी बात बताता है। माँ, पापा, भैया, भाभी मेरे लिए इतना सोचते हैं, और मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि उन्हें मेरे कारण कितनी परेशानी होती होगी। आज उनकी दुकान में चोरी हो गई, फिर भी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। मैं तो उनकी बेटी हूँ, मुझे समझना चाहिए था। मैं कितना लालच कर रही थी। मैं सचमुच कितनी लालची हूँ ना मुकेश। तुमने आज ये सच्चाई बताकर मेरे हाथों से कितनी बड़ी गलती होने से रुकवा दी। मेरे कारण महिमा भाभी के जेवर चले जाते। अपनों का तो आशीर्वाद ही कीमती गहनों और चीजों के समान होता है। सपना बहू, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी के गहने नहीं बिकेंगे। हम भी एक बेटी के माता पिता हैं, हम जानते हैं बेटी के लिए फर्ज निभाना क्या होता है। तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो, इसलिए तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। सपना, माँ पापा से फोन पर बात कर लो। सपना अपने माँ और पापा दोनों से फोन पर बात करती है। उसके बाद सब लोग गोद भराई के फंक्शन में पहुंचते हैं। महिमा भाभी, आप बहुत अच्छी हो। आप एक बहू होकर भी मेरे माँ पापा के लिए बेटी समान हो, और मैं एक बेटी होकर भी अपने माता पिता को नहीं समझ पाई। आई एम सॉरी भाभी। माँ पापा भैया, आप सब मेरे कारण कितना परेशान हुए। सपना, तू इतना मत सोच, अभी तो इस हालत में नहीं है। चल बैठ, मैं तेरी नजर उतारती हूँ मेरी बच्ची। सब लोग धूमधाम से सपना की गोद भराई का फंक्शन अटेंड करते हैं। सपना के चेहरे पर खुशी देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।